जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी द्विवेदी आज आप लोगों के समक्ष संविधान में संसद टॉपिक के अंतर्गत संसद की निधियों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसकी चर्चा करने वाले हैं दोस्तों? निधियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। संविधान के द्वारा हमारे यहाँ केंद्र सरकार को 3 प्रकार की निधियाँ प्रयोग करने का व्यवस्था किया गया है, या 3 प्रकार की निधियों की चर्चा किया गया है। हम लोग सबसे पहले यहाँ पर चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स कि सरकार के द्वारा 3 प्रकार की निधियाँ, सरकार को 3 प्रकार की निधियाँ दिया गया है संविधान के द्वारा। पहला जो निधि है बच्चों, वो है भारत की संचित निधि। पहला क्या है? भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड जिसे कहते हैं, जिसका जिक्र आर्टिकल 266A क्लॉज 1 में किया गया है। भारत सरकार की संचित निधि का जिक्र अगर पूछेगा आपसे एग्जाम में, तो आप क्या बताएंगे कि भारत के संचित निधि का जिक्र जो है सो आर्टिकल 266 की क्लॉज 1 में किया गया है। इसके बाद दूसरी निधि जो मानी जाती है दोस्तों, जो सेकेंड निधि है जो हम लोगों का, वह है भारत का लोक निधि। क्या है? भारत की लोक निधि, जिसे पब्लिक अकाउंट कहा जाता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, जिसका डिस्क्राइब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 266 का क्लॉज 2 में किया गया है। इसमें किया गया? क्लॉज 2 में किया गया है। और थर्ड जो है वह है भारत का आकस्मिक निधि, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सॉरी इमरजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इमरजेंसी फंड की चर्चा की गई। आर्टिकल 267 में किया गया इसकी चर्चा, 267 में इसकी चर्चा किया गया। तो बच्चे ये होते क्या है, इनकी चर्चा हम लोग एक एक करके थोड़ा सा करें तो समझ में थोड़ा सा हम लोग को ज़्यादा आएगा। देखिए, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं संचित निधि के बारे में, कि जो संचित निधि होता है ना, संचित निधि, उसमें थोड़ा सा हम लोग को बहुत जानकारी रखना है कि संचित निधि क्या है। तो बच्चे, संचित निधि जो होता है वो सरकार का एक कोष है। संचित निधि जो है वह सरकार का एक कोष होता है। अब कैसा कोष होता है संचित निधि? तो संचित निधि एक इस तरह का कोष है जहां पर उधार लिए जाते हैं और भुगतान जमा किए जाते हैं। उधार लिए जाते हैं और जहां पर भुगतान जमा किए जाते हैं। तो संचित निधि जो होता है हम लोगों का, इसको समझने के लिए थोड़ा सा 2-3 बातों को भी हम लोगों का समझना और जरूरी है। कि संचित निधि यहाँ पर जो होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो है सो हम लोग राजस्व से प्राप्त आय, भाई भारत सरकार जो होती हैं वो टैक्स लगाती हैं, तो टैक्स लगाने से उन्हें कुछ राजस्व प्राप्त होता है। और जो वे कुछ ऋण देते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उससे भी उन्हें कुछ आय प्राप्त होता है। जैसे कुछ प्रपत्र जारी करते हैं सरकार, उस प्रपत्र के जारी करने से भी सरकारों को कुछ लाभ होता है। उससे भी जो है सो सरकारें क्या करती हैं कि जो राजस्व प्राप्त हुआ, आय से जो राजस्व प्राप्त हुआ है ना, ऋणों से जो प्राप्त आय हुआ, ऋण की वसूली जो किए हुए उससे जो आय प्राप्त हुआ, इन दोनों को, राजस्व से प्राप्त आय और ऋणों की वसूली से प्राप्त आय को कहाँ जमा करते हैं? तो संचित निधि में जमा करते हैं, कंसोलिडेटेड फंड में जमा करते हैं। अब कंसोलिडेटेड फंड में जब जमा करते हैं बच्चे, तो कंसोलिडेटेड फंड को देखा जाए तो इसे 2 पार्ट में पहले डिवाइड करके हम लोग चीज़ों को समझते हैं। बहुत ध्यान से आप समझिएगा। समझ गए? वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा और अंत तक वीडियो को देखिएगा। बहुत बच्चे अंत तक वीडियो नहीं देखते, अंत तक वीडियो को देखना है।
कमेंट जरूर लिखना है, इस बात का पक्का ध्यान दीजिएगा आप। तो बच्चा संचित निधि को जो है सो दो भागों में बांट करके हम लोग चीज़ों को समझेंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि संचित निधि पर जो व्यय होता है वो दो भागों में हम लोग उसे डिवाइड कर देते हैं। कितने भागों में? दो भागों में हम लोग उसे डिवाइड कर देते हैं। जो पहला भाग होता है हमारा, वह पहला भाग है कि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय मतलब जिन लोगों का वेतन, भारित व्यय का मतलब क्या होता है बच्चे? तो जिन लोगों का वेतन संचित निधि से दिया जाता है उसे कहते हैं भारित व्यय। तो संचित निधि पर भारित व्यय मतलब संचित निधि से जिनको वेतन दिए जाते हैं उसे कहा जाता है संचित निधि पर भारित व्यय, कंसोलिडेटेड फंड पर भारित व्यय। दूसरा है कि भारत की संचित निधि से किए जाने वाले व्यय। दूसरा क्या है? भारत की संचित निधि से किए जाने वाले व्यय मतलब संचित निधि से जो पैसा निकाला जाता है इसके अलावा, मतलब भारित व्यय के अलावा, लोगों को वेतन देने के अलावा जो पैसा निकालने का प्रावधान है संचित निधि से, जो कोष से, उसे कहा जाता है भारत की संचित निधि में किए जाने वाले व्यय। ये दो भाग है। पहला भाग की पहले चर्चा करें कि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय जो है ये क्या है। इसमें देखिए बच्चों, आप देख रहे हैं कि इसमें अनेक लोगों को दिए जाने वाले वेतन इत्यादि शामिल की जाती है। संचित निधि, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय में जो भारित व्यय है आपका यहाँ पर आप देखने पा रहे हैं, यह जो भारित व्यय है बच्चा, ये भारित व्यय में आप देखने पा रहे हो कि इसमें जो है सो यहाँ पर अनेक लोगों के वेतन दिए जाते हैं। इससे किन्हीं का वेतन दिया जाता है। कभी कभी यह भी क्वेश्चन दिया एग्जाम में आ जाता है कि संचित निधि से इनमें से किन्हें वेतन नहीं दिया जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि इनमें संचित निधि से इनमें से किन लोगों को वेतन नहीं दिया जाता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में अगर आ जाए तो आप इसका आंसर क्या दोगे? तो आंसर तब न दोगे जब इसे आप जानोगे। तो इसे आप देखोगे बच्चे कि किन किन लोगों को वेतन दिया जाता है संचित निधि से, तो आप यहाँ पर बखूबी जानते हो और ध्यान से आप समझ भी सकते हो चीज़ों को। यहाँ पे जो वेतन दिया जाता है ना, वो निम्नलिखित लोगों को दिया जाता है। जैसे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट की सैलरी और अदर जो इत्यादि होते हैं, भत्ते इत्यादि होते हैं, जो लाइसेंस वगैरह होते हैं, वो संचित निधि से दिए जाते हैं। और राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, कैग का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, हाई कोर्ट के जजेस का पेंशन बोल रहा हूँ, वेतन नहीं बोल रहा हूँ, हाई कोर्ट के जजों का जो पेंशन होता है वो भारत सरकार की संचित निधि से दिया जाता है। समझ में आ गया? और हाई कोर्ट के जजों का जो वेतन होता है, सैलरी होता है हाई कोर्ट के जजों का, वो राज्य सरकार के संचित निधि से दिया जाता है। एक लाइन को याद रखना कि हाई कोर्ट के जजों का पेंशन भारत सरकार की संचित निधि से, और जबकि हाई कोर्ट के जजों का वेतन राज्य सरकार की संचित निधि से प्रदान किया जाता है। समझ गए? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कैग, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जजों का पेंशन, समझ गए? यूपीएससी जानते हो, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो वेतन इत्यादि है, या यूपीएससी के कार्यालयों के ऊपर जो प्रशासनिक, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंडिचर होते हैं वे चीज़ें, या फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को मिलने वाला वेतन इत्यादि, ये सारी चीज़ें जो है सो भारित व्यय हैं। किसके ऊपर? तो संचित निधि के ऊपर। ये सब लोगों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है बच्चा। समझ गए? अब देखो, ये भारत की संचित निधि पर जो भारित व्यय है, तो इसमें देखो भारित व्यय पर सदन में केवल चर्चा हो सकता है, मतदान नहीं होता। क्या होता? चर्चा होता है, केवल मतदान नहीं होता। समझ में आ गया? अगर सांसदों का वेतन बढ़ाया जाता है, राष्ट्रपति का वेतन, सांसदों ने राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाया जाता है, उपराष्ट्रपति का बढ़ाया जाता है, जजों का बढ़ाया जाता है ना, यूपीएससी के मेंबर्स का बढ़ाया जाता है ना, कैग का बढ़ाया जाता है, तो ये सब भारत सरकार के भारित व्यय होंगे, संचित निधि पर भारित व्यय होंगे, और इस पर सदन में केवल चर्चा होगा, मतदान नहीं होता है। क्लियर हो गया ना? पहला पॉइंट, भारित व्यय का मतलब क्या हुआ?
कि भारतीय व्यय के लिए सदन में अगर पेश होगा, कोई कोई बात के लिए अगर गया, कोई विधेयक टाइप के अगर गया, कोई बात होने के लिए, चर्चा होने के लिए, तो वहाँ चर्चा होगा केवल, बस केवल मतदान नहीं होगा। अब बात करते हैं दूसरा कि भारत की संचित निधि पर किए जाने वाले व्यय की बात। देखो, भारत के संचित निधि पर किए जाने वाले व्यय का मतलब होता है कि सरकारें क्या करती हैं कि बजट बनता है ना, बजट जो सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा होता है, एक वित्तीय वर्ष का सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा होता है बजट में। तो बजट में अनेक मदों पर खर्च किए जाते हैं, मतलब कि जितने भी मद होते हैं अलग अलग, जैसे शिक्षा के ऊपर हो गया, स्वास्थ्य के ऊपर हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सफाई, अलग अलग क्षेत्रों के लिए पैसा बांटा जाता है। बजट में पैसे की व्यवस्था किया जाता है कि इस विभाग के लिए इतने पैसे, स्वास्थ्य के लिए इतना, हेल्थ के लिए इतना, खेल के लिए इतना, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना, मातृत्व सुविधा के लिए इतना, बच्चों के शिक्षा के लिए इतना, है ना, विकलांग दिव्यांगों के लिए इतना। तो अलग अलग बजट में जो व्यवस्थाएं की जाती हैं, वो बजट में वहाँ पर बहस होता है, बजाते बहस होगा वहाँ पर, और बहस के साथ साथ चर्चा होगा, वहाँ पर मतदान भी होगा। क्या होगा बच्चे? मतदान भी होगा वहाँ पर स्टूडेंट्स। और उसके बाद फिर जो है बजट के अनुसार पैसा अगर जो अलॉट हुआ मिलने के लिए, तो यहाँ पर भारत की संचित निधि से किए जाने वाले व्यय, यहाँ पर क्या होता है कि बजट में अनेक विभागों को मिलने वाले जो पैसे होते हैं वे अलॉट किए जाते हैं कि किसको कितना दिया जाएगा। समझिए, किसको कितना दिया जाएगा, यह अलॉट किया जाता है। अलॉट हो गया तो पैसा निकलेगा कैसे? अलॉट, मानो कि अलॉट कर दिया गया संसद के द्वारा, अलॉट हो गया वहाँ पर, समझ गए। लेकिन एक बात को ध्यान रखना कि यहाँ पर केवल चर्चा होता है, चर्चा तो होता ही है, और मतदान भी होता है, और उसके बाद ही पैसा निकाला जा सकता है। मतदान होता है वहाँ पर, लेकिन पैसा जब अलॉट कर दिया जाएगा बजट में, तो पैसा निकालेंगी कैसे सरकारें? सरकारें पैसा निकालेंगी कैसे? तो सरकार पैसा जब निकालेगी तो विनियोग विधेयक के माध्यम से निकालेगी। कैसे निकालेगी बच्चा? विनियोग विधेयक, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, विनियोग विधेयक के माध्यम से पैसा निकालेंगी सरकारें भारत की संचित निधि से किए जाने वाले व्यय। यहाँ पर मतलब बजट के द्वारा जो अनेक मदों में, अनेक विभागों में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने का व्यवस्था दिया गया कि इस विभाग को इतना, इस विभाग को इतना, इस विभाग को इतना, ये तय कर दिया गया। लेकिन सरकारें निकालेंगी पैसा कैसे? तो विनियोग विधेयक के माध्यम से निकालेंगी। तो विनियोग विधेयक क्या होता है बच्चा? अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है? तो अप्रोप्रिएशन बिल को ही विनियोग विधेयक कहा जाता है। तो अप्रोप्रिएशन बिल जो होता है, अगर इसकी बात करेंगे हम लोग कि अप्रोप्रिएशन बिल क्या है, इसका मतलब होता है कि सरकार द्वारा, है ना, सरकार द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड से रकम जब निकाले जाते हैं, निकालने के लिए सरकार के द्वारा संचित निधि से पैसा निकालने के लिए, है ना, पैसा निकालने के लिए उसे मंजूरी दिलाना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? उसे मंजूरी दिलाना पड़ता है संसद से। तो मंजूरी दिलाने के लिए जो विधेयक पेश किया गया सदन में, उसी को बोलते हैं विनियोग विधेयक। लिख लिया आप सब इसे, कॉपी में जरूर लिख लेना इसे, क्योंकि बहुत कठिन चैप्टर बता रहा हूँ, बहुत कठिन टॉपिक है। लेकिन अगर अंत तक वीडियो को देखोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर बजट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, यहाँ पर तो भारित व्यय हो गया, सैलरीज वगैरह दिए जाते हैं यहाँ से, यहाँ चर्चा होता है, सदन में मतदान नहीं होता। यहाँ पर बजट के द्वारा विभागों को पैसे बांट दिए जाते हैं, जब बांट दिए गए तो यहाँ पर चर्चा भी होता है, मतदान भी होता है, तब पैसा निकलता है। तो जब बांट दिया गया पैसा विभागों को, संसद में यह तय होगा कि किस विभाग को कितना मिलेगा, तो अब निकालेंगे पैसा कैसे? तो विनियोग विधेयक के माध्यम से निकालेंगे, अप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से निकालेंगे पैसा। तो अप्रोप्रिएशन बिल क्या है, इसको थोड़ा सा कॉपी में राइट डाउन कर लो अपना, कि सरकार द्वारा संचित निधि से रकम को मंजूरी दिलाने के लिए, सरकार द्वारा संचित निधि से रकम को, पैसे को मंजूरी दिलाने के लिए संसद में जो विधेयक पेश किया जाता है, जो बिल पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, उसी को बोलते हैं विनियोग विधेयक, है ना, अप्रोप्रिएशन बिल कहा जाता है इसे। भूलोगे नहीं ना कभी,
देखो अब इसमें विनियोग विधेयक में कभी कभी क्या होता है कि समय थोड़ा सा अप्रैल तक चला जाता है, अप्रैल महीने तक खींच करके चला जाता है। तो अप्रैल महीने तक जब चला जाता है तो बीच में कैसे काम होगा? तो बीच में काम चलाने के लिए एक होता है लेखानुदान। क्या होता है? एक लेखानुदान। लेखानुदान, अभी लेखानुदान क्या है? लेखानुदान जो होता है बच्चे, लेखानुदान के बारे में अगर मैं तुमको बताऊं तो लेखानुदान के बारे में आप अच्छे तरीके से समझ लेना कि 31 मार्च के बाद, भाई अप्रैल तक खींच कर जब चला जा रहा है विनियोग विधेयक वाले मामले ही, तो बीच में कुछ अगर जरूरत पड़ा तो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए ना, तो उसी लिए लेखानुदान का प्रावधान किया जाता है। मतलब 31 मार्च के बाद अनेक कार्यों के लिए, 31 मार्च के बाद आफ्टर 31 मार्च डिफरेंट वर्क के लिए, अनेक कार्यों के लिए धन की, मनी की नीड होती है, पैसे की आवश्यकता होती है सरकार को। इससे निपटने के लिए संविधान में, संविधान के द्वारा लोकसभा को यह शक्ति दी गई है। क्या दी गई है लोकसभा को? लोकसभा को यह शक्ति दिया गया है कि अनेक कार्य के लिए विशेष प्रयास के द्वारा, विशेष प्रयास के द्वारा वे पैसे को विशेष नियम के द्वारा, विशेष विधान के अनुसार पैसे निकाल सकते हैं वे। इसे ही लेखानुदान कहा जाता है। समझ में आ गया? 31 मार्च के बाद अनेक कार्यों की आवश्यकता के लिए धन की आवश्यकता होती है और इससे निपटने के लिए संविधान में, संविधान के द्वारा लोकसभा को कुछ शक्ति दी गई है और अनेक कार्य के लिए विशेष प्रयास के द्वारा, नियम बना करके अपना विशेष प्रयास के द्वारा जो है सो वे क्या करते हैं, धन को निकालते हैं। इसी को बोलते हैं लेखानुदान कहा जाता है। समझ में आ गया हमारी बातें? तो संचित निधि आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। आर्टिकल 266 का क्लॉज फर्स्ट। अब बात करने वाले हैं भारत का लोक निधि क्या है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया क्या है, जिसका जिक्र आर्टिकल 266(2) में किया गया है। तो लोक लेखा निधि या लोक निधि भी कह सकते हो, लोक लेखा निधि कहो या लोक निधि कहो, एक ही चीजें हैं। अब इसमें क्या होता है कि लोक लेखा निधि में क्या होता है, अब देखो सरकारें क्या करती हैं, सरकारें यहाँ पर तो भाई आय, तुमने देखा कि संचित निधि में आय कैसे होता है, तो राजस्वों से प्राप्त आय और ऋणों से वसूली जो होता है उसको जमा, वैसे आय को जमा किया जाता है यहाँ पर। समझा गया? उधार लिए जाते हैं और भुगतान किए जाते हैं यहाँ पर संचित निधि में, जमा कर दिया गया। ये मामले आ गए संचित निधि की। तो लोक लेखा निधि, इसका जिक्र भी 266 में किया गया, लेकिन बस क्लॉज 2 है, बस केवल 2 क्लॉज सेकेंड में उसी में चर्चा किया गया है। फर्स्ट में संचित निधि का, सेकेंड में लोक लेखा विधि का चर्चा किया गया, पब्लिक अकाउंट की चर्चा किया गया, पब्लिक अकाउंट फंड की चर्चा की गई है इंडिया का। तो इसमें क्या होता है कि जैसे सरकारें क्या करती हैं कि सरकारें खुद अपने तरफ से कुछ प्रपत्र जारी करती हैं, कुछ ऋण प्रपत्र जारी करती हैं, जैसे बैंक जमा हो गया, बचत हो गया, भविष्य निधि में जमा राशि से कुछ फायदा सरकार को होता है, भविष्य निधि में सरकारें पैसा लगवाती हैं, है ना। और जो है सो विभागीय जमा होता है, न्यायिक जमा होता है। तो इन सब से भी सरकार को कुछ फायदा होता है, सरकार को इन सब से भी कुछ फायदा होता है। समझ रहे हो बात को? इसको अलावा, इसको मत याद करना संचित निधि को, इसमें तो राजस्व और ऋणों की वसूली से प्राप्त आय को इसमें जमा किया जाता है संचित निधि में। लेकिन लोक निधि जो होता है, लोक लेखा निधि जो है, इसमें क्या होता है कि सरकारें अलग से अपना पैसा कुछ विभाग, कुछ कार्यों के लिए ऋण प्रपत्र जारी करती हैं, जैसे किसान विकास पत्र इत्यादि हो गया, जारी करती हैं। तो किसान विकास पत्र जारी जब करती हैं, किसान जब खरीदते हैं उसको, तो कुछ साल के लिए किसान अपना पैसा लगा देते हैं, तो कुछ साल लगा देते हैं, तो सरकारें तब तक उस पैसे से कुछ कमा लेती हैं, तो उससे प्राप्त आय, भविष्य निधि में जमा राशि से आय, समझा गया, विभागीय जमा से आय, न्यायिक जमा से आय, बैंक जमा से आय, बचत से आय, इन सब चीज़ों से जो आय होती है सरकारों को, इसे सरकार अपने से भी खर्च कर देते हैं, या इन सभी क्षेत्रों से जो प्राप्त आय होती है उसको जमा कहाँ किया जाता है बच्चा?
या मेरे प्यारे स्टूडेंट्स उसको जमा कहाँ किया जाता है, तो उसको जमा किया जाता है भारत का लोक लेखा निधि में, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में उसे जमा कर दिया जाता है। सरकार क्या लगा है, जो बैंक से बचत जमा हुई, जो किसान विकास प्रपत्र इत्यादि जारी करने से फायदा हुआ, जो विभागीय जमा से फायदा हुआ, न्यायिक जमा से फायदा हुआ, इन सब चीज़ों को सरकार जो क्या करती हैं, है ना, ये सब चीज़ों को सरकार क्या करती है, कहाँ जमा करती है, इन सब से प्राप्त आय को तो भारत का लोक निधि में जमा कर देती है। और वहां से पैसा निकालती हैं जब सरकारें, तो संसद की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। मतलब याद कर लेना कि लोक निधि से अगर पैसा निकाला जाएगा तो संसद को तो सरकारों को, संसद नहीं, सरकारों को लोक निधि से पैसा जो जमा है, इससे पैसा निकालने के लिए सरकार को संसद से मंजूरी नहीं लेने पड़ती है ना। विदाउट पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन से गवर्नमेंट पैसा को निकाल कर खर्च कर सकती है। और इसी खर्च की जांच करता है बच्चा कैग। इसी खर्च की भी जांच कौन करता है, कैग करता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करता है। समझ में आ रही कि नहीं हमारी बातें, ये चीजें हैं, नोट करते चलना। और अगला देखो क्या है, भारत का आकस्मिक निधि। तो आकस्मिक निधि की बात किया जाएगा बच्चा अगर तुमसे कि आकस्मिक निधि क्या है, तो आकस्मिक निधि को देखो हमारे यहाँ जो है सो यह प्रारंभ किया गया, एक अधिनियम बना था। क्या बना था, एक अधिनियम बना था हमारे यहाँ, और इसी अधिनियम के द्वारा जो है सो इसका प्रावधान किया गया। और इस अधिनियम के द्वारा जो प्रावधान किया गया बच्चा, इसका प्रावधान हुआ हमारे यहाँ 1950 से। कब से प्रावधान हुआ, 1950 से। एक अधिनियम बना था भारत का आकस्मिक निधि अधिनियम 1950। 1950 में एक अधिनियम बना था। इसी अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि इसमें पैसा जो है, इसमें जो पैसा होता है वह राष्ट्रपति के माध्यम से, राष्ट्रपति जो होता है वह वित्त सचिव के द्वारा इसमें जो है सो नियंत्रण रख पाता है, पैसा जमा करवाता है। वैसे आकस्मिक निधि में पैसे कितने होंगे यह डिसाइड तो संसद में ही होता है, संसद में ही होता है, लेकिन राष्ट्रपति वित्त सचिव के माध्यम से वहाँ पर उसे नियंत्रण में रख पाता है। और यह इसलिए रखा जाता है आकस्मिक निधि, इमरजेंसी फंड, कि कहीं बाढ़ आ जाए, आपात स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उसके लिए पैसे इत्यादि को तुरंत निकाला जा सके। समझ आ गया, मतलब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद सीधे सरकारें यहाँ से पैसा निकाल सकती हैं। समझ आ गया, संसद की कोई आवश्यकता ज़्यादा, मतलब कि भाई अगर विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गया तो संसद में चर्चा करने में समय लगेगा ना, इसलिए राष्ट्रपति के नियंत्रण में, वित्त सचिव के नियंत्रण में वो रहता है, राष्ट्रपति के माध्यम से वित्त सचिव उसको रखता है, और जो है सो वहाँ से सरकारें पैसा निकाल सकती हैं राष्ट्रपति की अनुमति से। ये है आपका जो है क्या, आकस्मिक निधि, इसे कहते हैं इमरजेंसी फंड कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इमरजेंसी फंड बच्चा। तो ये तो आप समझ गए ना, इमरजेंसी फंड जो निधियाँ जो मैंने आपको बताया, तो ये सब निधियों के बारे में आप जो समझें, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को आप समझे बच्चा। देखिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, और ज़रूर से ज़रूर आप जो है सो अंत तक वीडियो को देखें, है ना। कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा, है ना, कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया जो हमारी बताई हुई जो बातें थी, आप जो टॉपिक को समझ गए अगर आप, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन हम आपके ऊपर सेंड कर सकें। आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।